आज हम लोग छठा से आगे प्रश्न 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में बताएं। स्नानागार का मतलब होता है नहाने का तालाब या स्विमिंग पूल, आप आज की भाषा में कह सकते हैं। इसमें बताया गया कि मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। विशेष मतलब खास उसका स्थान है हड़प्पा सभ्यता में। यह सिंधु घाटी के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है। अद्वितीय नमूना का मतलब होता है एक ऐसा सैंपल जो दूसरा कोई न रहा हो। ऐसा अनुमान है कि स्नानागार यानी तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता नहाने में प्रयोग किया जाता रहा होगा। यानी हड़प्पा के लोग किसी खास त्यौहार वगैरह में या धार्मिक कोई अवसर रहा होगा, पूजा पाठ के समय में इसका उपयोग करते रहे होंगे। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि हजारों वर्षों के बाद भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। देखिए, खराब नहीं हुआ। हजारों साल के बाद, खुदाई के बाद जब ये तालाब प्राप्त हुआ तो ये उतना ही अच्छा था जितना बना हुआ था पहले से। इसकी दीवारें बहुत चौड़ी बनी हुई है जो पक्की ईंटों एवं शेष प्रकार की यानी विशेष प्रकार की सीमेंट से बनी हुई है ताकि पानी अपने आप बाहर न निकल सके। तालाब यानी स्नानागार के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। पानी निकालने के लिए नालियों का भी प्रबंध था। ये इसका जवाब है, लेकिन हम लोग आम भाषा में समझेंगे कि आखिर क्या मामला इसका चल रहा है। स्नानागार के बारे में आपको लिखना होगा। ये सबसे खास संरचनाओं में से एक है, हड़प्पा की सबसे खास संरचनाओं में से एक है। दूसरी बात आपको लिखनी होगी कि इसका उपयोग खास तरीके के कोई धार्मिक त्यौहार वगैरह के समय में किया जाता रहा होगा, या कोई ऐसा अवसर जो खास रहा होगा उसी के समय में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। तीसरी बात आपको ये लिखनी है कि ये खास तरीके के पक्के ईंट से बना हुआ था और ये ऐसा बना हुआ था कि हजारों साल के बाद खराब नहीं हो सका। उसके बाद आपको लिखना होगा अगला पॉइंट कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। ये मान लीजिए तालाब है, तो ये तालाब में जाना है तो इसके लिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई थी ताकि आसानी से लोग इसके अंदर जा सके। देखिए, अंदर से भी ईंट था, ये दीवार भी ईंट था, और पानी निकलने के लिए खास तरीके का एक नाली बना हुआ था जिसमें फ्रेश वाटर इसमें डाला जाएगा और ख़राब पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो स्नानागार कह सकते हैं कि उस समय का स्विमिंग पूल की तरह था। अगला प्रश्न देखेंगे अन्नानागार के बारे में। इसमें प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के अन्नानागार के विषय में बताएं। तो आप लंबाई चौड़ाई इसकी लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नानागार मिला है। अन्नानागार का मतलब होता है अनाज रखने का घर। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए। धान्य कोठार का मतलब होता है अनाज रखने का घर। ये 2 कतार में 6-6 की संख्या में है। ये धान्य कोठार ईंट के चबूतरे पर एवं प्रत्येक आकार में 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर इसका जो साइज है वो है। अब साइज न भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्नानागार जो था सुदृढ़ आकार का था, हवा आने जाने के लिए उसमें व्यवस्था की गई थी। इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह उच्च कोटि की थी, यानी अच्छा किस्म का व्यवस्था किया गया था। अब इसको हम आम भाषा में समझेंगे, कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, अन्नानागार पहली बात कि अनाज रखने का घर है। दूसरी बात, ये पक्की ईंट का बना हुआ है। तीसरा, अनाज खराब न हो इसके लिए इसमें जगह जगह पर हवा के लिए व्यवस्था की गई है। चौथी बात यह है कि ये इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था कि सालों साल इसमें अनाज रखा रहेगा तो खराब नहीं होगा। जिस तरीके से अभी हम लोग देखते हैं कि सरकारी गोदाम में भी सामान सब खराब हो जाता है, परंतु यहाँ पर देखिए हड़प्पा में इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि अनाज खराब नहीं होता था। और ख़ास बात कि कभी कोई ऐसी आपदा आ गई जिसमें अनाज की कमी हो जाती थी तो इन्हीं जगहों से अनाज निकाल करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी।
इसके अलावा यहीं पर लोग आकर के अपना सामान बेचते और ख़रीदते भी थे। ये एक जगह हुआ करता था। और सबसे बड़ा अन्ना नगर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। ये बात आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे खास क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे? हड़प्पा जो था वो शहर क्यों माना जाता? आखिर वहाँ क्या मिला है कि उसको शहर बताया गया? तो यहाँ पे बताया गया हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि देखिए इसके अंदर अनेक नगरों के अवशेष मिले। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ भाग। जो कोई भी चीज़ बहुत दिनों बाद पुराना हो जाता है तो उसके बाद जो भी चीज़ उसके बच जाती है उसको अवशेष बोलते हैं। जैसे कुछ मूर्तियाँ मिल गई, कुछ कोई मोहर मिल गया, या इस प्रकार का कोई बर्तन मिल गया, कुछ इस प्रकार की जो वस्तुएं मिलती है उसको अवशेष बोलते हैं। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल ये सब खास नगर का नाम है जो हड़प्पा के अंदर में मिला है। इसके बाद आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहर केंद्र था, शहरी केंद्र था। सबसे अनूठा, एकदम खास किस्म का था। यह सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, यद्यपि इसकी खोज हड़प्पा के बाद ही हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो इस सबसे खास शहर था। किसका? हड़प्पा का। आप जानते होंगे हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई। तो हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया, लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे खास किस्म का शहर माना जाता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो को खास किस्म का शहर माना जाता है। फिर आगे की बात, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो शहर को नियोजित 2 भागों में विभाजित किया है। आप देखिए कि 2 तरीके का यहाँ पर शहर को बताया गया। 2 तरीके का, एक भाग क्या है? छोटा, लेकिन यह हिस्सा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया। जो छोटा हिस्सा है वो ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है, और दूसरा भाग जो बड़ा है लेकिन ये नीचे बनाया गया। तो आप समझ गए होंगे ये जो बड़ा भाग है ये नीचे है, छोटा भाग ऊपर है। फिर आगे की बात करें तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो का जो दूसरा भाग यानी निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। अब देखिए ये शहर बसा हुआ है और इसको दीवार से घेरा, पूरा चारों तरफ से दीवार से घेर करके बीच में शहर सब बसा हुआ था, नगर सब बसा हुआ था। इसके अलावा आप देखिए इसमें तो अनेक मकानों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक तरीके से नींव हो गया और इसके ऊपर ये मकान बनाया गया था। शहर किस तरीके से बसा हुआ था इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर अगली बात करें तो इसमें दिए हुआ है कि मोहनजोदड़ो शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ऐसा इसलिए जान पड़ता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन हुआ होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि मोहनजोदड़ो में जो भवन का निर्माण है वो चबूतरे पर किया गया था एक खास तौर से। ये मान लीजिए चबूतरा है और इस पर भवन बनाया गया रहा होगा, इस तरीके से भवन का निर्माण रहा होगा। आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो के जैसा कि चित्र में भी बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी मिली है जो शहर को दर्शाती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर अब हम अपनी भाषा में समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। पहली चीज़, वहाँ जो घर बने हुए थे वो पक्के मकान थे, हर जगह पर पक्के ईंट के बने हुए थे। दूसरी बात ये थी कि वहाँ से गुजरने के लिए एक नाला का व्यवस्था किया गया था। सड़क भी हमेशा 90 डिग्री पर कटा हुआ था। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, पशुपालन भी करते थे। तो व्यापार करने की वजह से शहरों में व्यापार ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि लोथल एक बंदरगाह था जहाँ पर व्यापार किया जाता रहा होगा, ऐसा बहुत सारा साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका जवाब आप किस प्रकार लिख सकते हैं? पहला पॉइंट लिखेंगे कि वहाँ भवनों का निर्माण एक सुदृढ़ ढंग से हुआ था, पक्की ईंट से घर बने हुए थे। दूसरा, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक निचला और एक ऊंचाई पर। ये 2 प्रकार के आपको बस्तियां दिखाई देगी। जो तीसरी बात है वो पानी निकलने के लिए
नाले का व्यवस्था किया गया था, उच्च कोटि का नाला, जो ऊपर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले ही इसे प्रश्न में। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार का केंद्र था जहाँ से व्यापार होती थी। आप जानते हैं कि चनहुदरों में फैक्ट्री वगैरह मिली है, चाहे वो चूड़ी बनाने की फैक्ट्री हो या विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का भी वहाँ संचालन देखने को मिला है। तो उद्योग पर भी लोग ध्यान देते रहे होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम अब देखिए, अगला प्रश्न है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्खनन से विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वे उतनी ही प्राचीन होती है। इससे काल निर्धारण में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब इस बात को आप समझिए आम भाषा में कि जब कोई भी चीज़ की खुदाई होती है, जितना अंदर कोई भी चीज़ मिलेगा ये पता चलेगा उतनी ही पुरानी है। चूँकि देखिए, अंदर दबने का मतलब है कि समय गुजरता गया होगा, इसके ऊपर चीज़ें परतें बनती चली गई होगी, और जितनी ज़्यादा पड़ती होंगे उतना ज़्यादा ये अंदर चला जाएगा और इससे पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इससे आपको इस विधि को या इस काल के निर्णय को करने को हम स्तरीकरण कहते हैं, स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला जो आप प्रश्न आप उत्तर देखिए आगे क्या है। इसमें बताया गया है कि पीट रिवर्स महोदय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली गई थी। यानी सबसे पहले मिस्र में ये शुरू हुआ था। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है और उस जगह पर उत्खनन कराया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। आपको आसान भाषा में समझना है तो यूँ समझ लीजिए कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो साधन होते हैं। या तो हम खुदाई करके सामान प्राप्त कर लें, या उस ज़माने का हमें कोई किताब मिल जाए या कोई शिलालेख या गुहालेख ये सब मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, उत्खनन करवाने का मतलब है ज़मीन की खुदाई करवाएंगे। खुदाई के बाद हमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिलेंगे और उसके आधार पर हम इतिहास लिखेंगे। तो उत्खनन का मतलब ये हुआ कि खुदाई करा करके ज़मीन की, और उसके अंदर से जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त होगी उसके आधार पर हम इतिहास को लिखने में हम उसकी सहायता प्राप्त करेंगे। तो उत्खनन किसे कहते हैं? तो ज़मीन की खुदाई कराने को ही उत्खनन कहते हैं। खुदाई कराने के बाद हमें साक्ष्य मिलेगा और उससे हम इतिहास लिखेंगे। आगे प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताएं। देखिए, हड़प्पा की लिपि रहस्यमय कहा जाता है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये लिपि वर्णमालीय नहीं थी। यह ऐसे चित्रों वाली थी जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती थी। इसका मतलब समझिए आम भाषा में क्या होता है। आप जानते होंगे कि हम लोग जो लिपि लिखते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन होता है। जैसे अ आ स्वर होता है, क ख व्यंजन होता है। लेकिन उस समय में जो लिपि लिखी गई थी उसमें स्वर व्यंजन वाली बात नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये जो लिपि थी ये चित्र द्वारा दर्शाई गई थी। यह चिन्ह था या चित्र था। इसकी संख्या देखिए 375 से 400 के बीच, और हम लोग पढ़ते हैं मान लीजिए इंग्लिश में तो सिर्फ 26 लेटर होते हैं। इसमें 375 से 400 तक था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे इधर से इधर की ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है। इसके संकेत की अगर हम बात करें तो संकेत से इसका संकेत इस बात से मिलता है कि मोहर पर इसकी लिखावट में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, जबकि बाईं ओर संकुचित। संकुचित मतलब देखिए ये हो गया चौड़ा, ये देखिए ये हो गया चौड़ा, और ये देखिए धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो ये संकुचित, इसी को बोलते हैं। वस्तुओं पर मिली है, इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि साक्षरता व्यापक रूप से रही होगी। यानी अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे लोग रहे होंगे जो अक्षरों की पहचान रखते रहे होंगे। तो हड़प्पा की लिपि के बारे में पहली बात यह है कि हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक लिपि है। दूसरी बात यह है कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तीसरी बात यह है कि लगभग में 400 तक चिन्हों की संख्या है इसमें।
और ये पांचवी बात यह है कि ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। बस इतनी बात आप लिख दीजिएगा, हड़प्पा लिपि के बारे में काफ़ी अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। आखिर नगर किस प्रकार से बना हुआ था? तो इसे पहले भी हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से बना हुआ था। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पहली बात नगर में रहते थे। वे नगर स्थापना के बड़े कुशल थे, यानी बहुत ही स्किल टाइप के थे। उसके पास काफ़ी अच्छा हुनर था नगर को बनाने का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपर, ये सब बहुत सारा नगर है जो कि उस समय में निर्माण किया गया था। उसकी नगर व्यवस्था के संबंध में देखिए बहुत सारी विशेषताएं, जिसमें से 3 विशेषता यहाँ पे लिखा गया है, तीनों समझ लीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति में नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाया जाता था, मतलब खास प्लानिंग के साथ बनाया जाता था, खास प्लानिंग के साथ बनाया जाता था। इसके बाद आप देखेंगे तो इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर काटती हुई सड़क और गलियों का निर्माण किया था। आप सोच लीजिए, एकदम सीधा, कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं, एकदम सीधा सीधा जाता था, ताकि इसमें बताया गया है डॉक्टर मैके के अनुसार, ताकि चलने वाली जो वायु है उसे साफ कर सके, यानी सड़क पे जो भी धूल है तो वो क्या होगा, हवा चलेगी और वो साफ हो जाएगा। इसी के लिए 90 डिग्री पर शायद बनाया रहा होगा, ये डॉक्टर मैके बताते हैं। फिर अगली बात करें तो दूसरा पॉइंट है, इनकी जल निकासी व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियों के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा बताया कि ये काफ़ी सरल और साफ़ हुआ करती थी, कचरा रुकने का नाम नहीं लेता था, और इस तरीके से काफ़ी बेहतर व्यवस्था थी नालियों की। किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था। सोचिए, जहाँ पर सीमा है वहीं तक रुकेगा, आगे भवन नहीं। आजकल क्या करते हैं लोग, सीमा से बढ़ा करके घर बना लेते हैं। और ना ही बर्तन पकाने वाली किसी भी भट्टी को नगर के अंदर बनाने दिया जाता था। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, भट्टी से धुआं निकलेगा, इससे प्रदूषण फैलेगा, तो नगर में नहीं बनाने दिया जाता था। अर्थात अनाधिकृत निर्माण जो भी होगा नहीं किया जाता था वहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से बाहर लगाया जाता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए होंगे कि नगर योजना कितनी बेहतर है। आजकल हम शहर में देखते हैं फैक्ट्री वगैरह लगी होती है, जिससे प्रदूषण की काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। और उस समय में किस तरीके से लोग कौन कौन देवता की पूजा करते थे, इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया बहुदेवीवाद, यानी बहुत सारे देवियों की पूजा करते रहे होंगे, और प्राकृत के भी पूजक थे, यानी बहुत सारी देवियों की पूजा करते थे और प्राकृत की भी पूजा करते थे। देखिए इसमें मातृ देवी है, ये खास देवी थी इनकी। उसके अलावा मिट्टी की बनी हुई अनेक स्त्री मूर्तियां हैं जो मातृ देवी की प्रतीक मानी जाती हैं। बहुत सारी मूर्ति मिली है जिसको मातृ देवी माना जाता है, बड़ी संख्या में मिला। देवताओं में अगर प्रधान की बात करें, मेन देवता की, तो पशुपति या इसी का नाम आद्य शिव था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में योगीश्वर की मूर्ति मिली है। पशुपति महादेव को माना गया है। सिंधुवासी नाग, उसके बाद कुबरेदार सांड, लिंग, योनि, पीपल के पेड़, इन सब की पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा, बलि प्रथा, ये सब चलता था। मंदिर और पुरोहित का अस्तित्व नहीं था, ना तो मंदिर मिला है ना ही पुरोहित मिला है, ये 2 चीज़ नहीं मिला है। बाकी देखिए पूजा हर चीज़ की होती थी। प्राकृत में पेड़ पौधों की भी पूजा, जैसे पीपल का पेड़ की पूजा होती थी। अगर जानवर में देखें तो कुबेरदार सांड होता था। उसके बाद आप देखें तो मेन देवी में मातृ देवी, और अगर देवता में देखें तो आद्य शिव, जिसको आज के डेट में हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। इसी को पशुपति का नाम इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं, मतलब हड़प्पा में जो मोहर मिला है उसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं, जिसको सील भी कहते हैं। तो सबसे खास किस्म की अगर कलाकृति देखें, मतलब कलाकारी देखें, तो वो क्या थी, मोहर थी। ये सेल खड़ी, देखिए एक पत्थर का प्रकार होता है, सेल खड़ी पत्थर की बनाई हुई थी। इसमें अधिकांश सीलों पर लघु अभिलेख है, मतलब छोटा छोटा अभिलेख है,
अभिलेख का मतलब होता है ये पत्थर है, इस पर खोद के कुछ कुछ लिखेंगे तो इसको अभिलेख बोलेंगे। जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, चूँकि आप जानते हैं कि हड़प्पा में जितनी भी लिपियाँ उसको ढंग से अभी पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो मोहर पे लिखी हुई वस्तुएं कैसी पढ़ी जाएगी। इसके साथ साथ एक सिंगी जानवर है, भैंस है, बाघ है, बकरी है और हाथी है। इसकी आकृति इस पर देखिए, ये पत्थर है, इस पर आकृति बनी हुई है इन सब जानवरों की खोद करके। लंबी दूरी के व्यापार में इन सीलों का प्रयोग होता था। सील से न केवल सामान के सही ढंग से पहुँचे जाने का भरोसा हो जाता था, बल्कि यह भी पता चल जाता था कि सामान किस व्यापारी ने भेजा है। देखिए, मोहर का मेन यूज़ क्या था कि मान लीजिए ये भारत है और ये मान लीजिए मिस्र है, अब यहाँ व्यापार करना है। तब पहले तो कोई मोबाइल था नहीं कि यहाँ से मैसेज चला जाता, तो मोहर लेकर के जाते थे, उससे लोगों को पता चलता था कि सामान भेजा कौन है और सामान है किसका। तो सबसे खास बात आपको मोहर के बारे में पता चल गया, व्यापार में मेन यूज होता था। तो मोहर की बात करें तो मोहर जो बना होता था सेल खड़ी पत्थर का। दूसरी बात, सबसे खूबसूरत कलाओं में से एक है। तीसरी बात, इस पे कई जानवरों का चित्र खुदा हुआ था, जिसमें भैंस, बाघ, बकरी, हाथी ये सब था और एक सिंगी जानवर भी था। ये व्यापार करने में इस्तेमाल किया जाता था। मोहर के बारे में इतना बात लिख दीजिएगा, काफ़ी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हड़प्पा के विस्तार के बारे में पूछा है, मतलब हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये भारत का मैप है और भारत में कहाँ से कहाँ तक ये जो एरिया है ये पूरा हड़प्पा में उस समय में शामिल था। आप जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ादी के साथ साथ बंटवारा हुआ और यहाँ से ये एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही हड़प्पा का विस्तार था। लगभग 12,99,600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान ये सब शामिल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पर गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, ये जो है बलूचिस्तान है। इस प्रकार से ये फैला हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई क्षेत्र भी अलग अलग जगहों पर जो आपको समझना होगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अभी है, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये वाला भाग होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। उसके सीमा से लगा हुआ था, आलमगीरपुर नाम था जगह का। उसके बाद देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक जाता था। पश्चिम बलूचिस्तान से मकरा से समुद्र तट से लेकर के और पूर्व में मेरठ तक जाता था। तो ये सब हड़प्पा का केंद्र था। आपको नहीं याद रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा। ये देखिए, महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया बलूचिस्तान। ये जगह का नाम आप लिख दीजिएगा। हड़प्पा का विस्तार यहाँ से यहाँ तक था। आराम से आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन 14 विधि क्या था। उस समय में आप जानते होंगे कि जो पुरानी वस्तुएं होती है उसका पता लगाने के लिए कार्बन विधि का उपयोग किया जाता था कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ये कार्बन 14 विधि से ही पता चलता था। आप जानते होंगे कि हर एक वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद होता है। कार्बन 12 नहीं बदलता है लेकिन 14 बदलता है। जितना कम रहेगा समझिएगा वो वस्तु उतनी ही पुरानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। अब समझेंगे पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़मीन है, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पहले के लोग इस्तेमाल किए होंगे, जो धरती के अंदर में दब गया होगा। तो इसको खुदाई करके निकालेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। आप सभी जानते हैं कि आज अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ये धरती के अंदर दब जाएगा और हज़ारों साल पहले बाद अगर इसकी खुदाई होगी तो उसके बाद ये मोबाइल प्राप्त होगा, तो इससे तो ये पता चलेगा कि इस समय में लोग मोबाइल उपयोग करते रहे होंगे। बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। संपूर्ण सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व से ही आधारित है। आप जानते होंगे कि हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारी हम पढ़ रहे हैं सब पुरातत्व के आधार पर ही हम
हासिल करते हैं, क्योंकि खुदाई से जो प्राप्त हुआ है उसी आधार पर हम हड़प्पा के बारे में सभी जानकारी हासिल करते हैं। पुरातत्व से मिले उपकरण जैसे औजार मिल सकता है, धातु मिल सकता है, कोई पदार्थ मिल सकता है, बर्तन मिल सकता है, मूर्ति मिल सकती है, और भी कई प्रकार का जैसे मोहर मिल सकता है। ये सब के आधार पर लोगों की सामाजिक मतलब उस समय में लोगों का समाज कैसा था, लोग कमाने खाने के लिए क्या क्या करते थे, आर्थिक स्तर गरीब अमीर कैसे थे, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ये सब पुरातत्व से ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न ये है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। आप सभी जानते होंगे अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इतिहास लेखन में। अभिलेख कहते किसको हैं, तो समझिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। मान लीजिए ये कोई कठोर सतह है, इस पर कोई भी चीज़ खोद करके हम लिख देंगे, इसको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां होती है या क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। मान लीजिए ये मैं अभिलेख बनवाता हूँ अपने बारे में, मैं इस पर जो मेरी खुद की कार्यशैली होगी उसको मैं लिखवा दूंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानकारी इस पर लिखवा देंगे। अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियाँ, जो उस समय में राजा रहा होगा, वो अपने का काम किया उसको उपलब्धि बोलते हैं। क्रियाकलाप और व्यक्ति, राजधर्म, ये सब क्या था उसका अपना पूरा डिटेल लिखवाता है, यानी खास खास बातें जो उसके बारे में होता है। जैसे मौर्यकालीन का एक राजा था जिसका नाम अशोक था, आप सभी जानते होंगे। भारत के अलग अलग जगहों पर स्तंभों और शिलाओं पर अभिलेख खुदवाया था। आप जानते होंगे पिलर उलर बनवा करके इस पर लिखवा दिया, कोई पत्थर था उस पर लिखवा दिया। ये अशोक ने बहुत सारे लेख लिखवाए थे, और अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के, चाहे वो धर्म की बात हो या धर्म के प्रचार की बात हो या मानवता सेवा की बात हो, इस सब के बारे में भली भांति समझ सकते हैं। नहीं तो सोचिए अभिलेख अगर नहीं लिखा होता तो शायद हम इन सब बातों को नहीं समझ पाते। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही D.R. भंडारकर एक व्यक्ति हैं, ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया, यानी अशोक का जो पूरा इतिहास लिखाया है वो अभिलेख के आधार पर ही। तो आप समझ सकते हैं कि अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2013 में, 18 में, 20 में और 24 में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।